दिन भर की तमाम अहम खबरें देख लेते फटाफट अंदाज में। दिन भर की टॉप न्यूज। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आपातकालीन बैठक बुलाई और इस दौरान उन्होंने अगले 2 महीने तक अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी। दिल्ली सरकार की सभी संबंधित एजेंसियों की आपात बैठक में जलभराव और गंदे पानी के प्रवाह से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की गई। वहीं जलभराव की समस्या पर चर्चा के लिए दिल्ली सरकार ने भी बैठक बुलाई है। दिल्ली में गुरुवार देर रात से आज सुबह तक हुई बारिश ने 88 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची जेल से रिहा हो गए हैं। भूमि घोटाला मामले में जमानत मिलने के बाद हेमंत 5 महीने बाद आज जेल से रिहा हुए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले में जांच के लिए सिलसिले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। 13 जून को सुनवाई के दौरान ईडी और बचाव पक्ष की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हेमंत सोरेन पर 31 करोड़ रुपए से ज्यादा की 8.86 एकड़ जमीन अवैध रूप से हासिल करने का आरोप है। केंद्र सरकार ने देश के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिस्त्री को अगले विदेश सचिव के रूप में नियुक्ति दे दी है। विक्रम मिस्त्री की नियुक्ति 15 जुलाई को होगी। आपको बता दें कि विक्रम मिस्त्री साल 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। मौजूदा स्थिति में वो विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल इस साल 30 अप्रैल को ये खत्म हो गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने उनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। इसके अलावा मनिका जैन को रोमानिया में भारत की राजदूत के रूप में नियुक्ति मिल गई है। महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता योजना का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के साथ वित्त मंत्री की भी जिम्मेदारी संभाल रहे अजीत पवार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करते हुए यह ऐलान किया। इसमें मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन स्कीम का भी ऐलान किया गया। स्कीम के तहत 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये स्कीम अगले महीने यानी कि जुलाई से लागू हो जाएगी। इस योजना का बजट 46,000 करोड़ रुपए होगा। साथ ही राज्य सरकार पिंक ई रिक्शा योजना के तहत 17 शहरों की 10,000 महिलाओं को रिक्शा खरीदने के लिए वित्तीय मदद भी देगी। मुंबई कर्ज को बड़ी राहत मिली है। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजीत पवार ने अंतरिम बजट पेश करते हुए मुंबई रीजन में डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल की कीमतों में 65 पैसे प्रति लीटर की कमी का ऐलान किया है। उन्होंने मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे के लिए वैट में कटौती की भी घोषणा की। विधानसभा बजट पेश करते हुए अजीत पवार ने कहा कि राज्य सरकार को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। स्टैनली लाइफस्टाइल्स के शेयरों की स्टॉक मार्केट में शानदार एंट्री हुई है। एनएसई पर इसके शेयर 34% की प्रीमियम के साथ 495 रुपए प्रति शेयर पर लिस्ट हुए। बीएसई पर ये 35% की प्रीमियम के साथ 499 रुपए प्रति शेयर पर लिस्ट हुए। स्टैनली लाइफस्टाइल्स का ये आईपीओ 537 करोड़ रुपए का था। अब इससे निवेशकों से शानदार रिस्पॉन्स मिला। स्टैनली लाइफस्टाइल्स सुपर प्रीमियम लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है। वित्तीय घाटे के मोर्चे पर अच्छी खबर है। अप्रैल मई के दौरान देश का वित्तीय घाटा 50,615 करोड़ रुपए रहा, जो 2024-25 के पूरे वित्त वर्ष के टारगेट का 3% है। इस दौरान पिछले साल वित्तीय घाटा पूरे वित्त वर्ष के टारगेट का 11.8% रहा था। टैक्स रेवेन्यू में बढ़ोतरी और आरबीआई के डिविडेंड के चलते अप्रैल मई के दौरान रेवेन्यू रिसिप्ट पूरे वित्त वर्ष के टारगेट का 19% पर पहुंच गया। दरअसल आम चुनाव के चलते इस दौरान सरकार के खर्च में कमी देखने को मिली और इसका असर वित्तीय घाटे के आंकड़ों पर दिख रहा है। मई महीने में देश के 8 कोर इंडस्ट्रीज की रफ्तार थोड़ी स्लो पड़ती दिखी। मई में इन 8 कोर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ घटकर 6.3% पर आ गई। इससे पहले अप्रैल में इन इंडस्ट्रीज की ग्रोथ 6.7% थी। आपको बता दें कि 8 कोर इंडस्ट्रीज में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली शामिल हैं। मई में कोल आउटपुट 10.2% बढ़ा। वहीं क्रूड ऑयल आउटपुट 1.1% की दर से इसमें कमी आई। इसके अलावा मई में नेचुरल गैस आउटपुट 7.5% बढ़ा और पेट्रोलियम रिफाइनरी के आउटपुट में भी 0.5% की बढ़ोतरी हुई। आज से भारतीय सरकारी बॉन्ड जेपी मॉर्गन के इंडेक्स में शामिल हो गए हैं। इसके बाद आधिकारिक तौर पर जेपी मॉर्गन के गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स में अब इमर्जिंग मार्केट्स का हिस्सा बन गया है। ये पहली बार है जब भारत को इस प्रतिष्ठित बॉन्ड इंडेक्स में शामिल किया गया है और ये भारतीय बॉन्ड मार्केट से लेकर
रुपए के साथ भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इसका असर देश के बॉन्ड मार्केट, सरकार के फिस्कल डेफिसिट्स से लेकर करंट अकाउंट डेफिसिट और रुपए की वैल्यू पर पड़ेगा। वहीं भारतीय सरकारी बॉन्ड्स 28 जून 2024 से 31 मार्च 2000 तक 10 महीने की अवधि में एक फेज में जो फेज्ड मैनर है उसमें शामिल किए जाएंगे और जेपी मॉर्गन इंडेक्स में भारतीय बॉन्ड्स का अधिकतम वेट 10% होगा। सेबी से एफएनओ में सिंगल स्टॉक डेरिवेटिव्स के लिए एंट्री पैमाने को मंजूरी मिल गई है। नए नियमों के मुताबिक 25 शेयर एफएनओ से बाहर हो सकते हैं और 65 शेयरों के एफएनओ में एंट्री हो सकती है। बाहर होने वाले शेयरों में बलरामपुर चीनी, यूबीएल के सीमेंट जैसे शेयर शामिल हैं। वहीं जोमैटो, जियो फाइनेंशियल जैसे शेयरों के शामिल होने की बात कही जा रही है। नए नियमों के मुताबिक मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट को बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए किया जाएगा और रोजाना औसत डिलीवरी वॉल्यूम को बढ़ाकर 35 करोड़ किए जाने की बात कही जा रही है। स्मॉल सेविंग स्कीम्स के निवेश करने वाले निवेशकों को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। सरकार ने लगातार दूसरी तिमाही में इन छोटी बचत योजनाओं के ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। यानी मौजूदा वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर के लिए पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना समेत पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट की बचत योजनाओं की ब्याज दरें पहले जैसी ही बनी रहेंगी। वहां पीपीएफ स्कीम पर ब्याज दर पहले की तरह ही 7.1% मिलेगी। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि स्कीम भी 8.2% का ब्याज इसमें मिलता रहेगा। हालांकि सरकार के इस फैसले से सबसे ज्यादा निराशा पीपीएफ धारकों को हुई है, जिन्हें इस बार ब्याज में बढ़ोतरी की उम्मीद थी। देश के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड की लिस्ट में एक बार फिर नंबर 1 पर टाटा समूह ने ही अपनी जगह बनाई है और इसी के साथ टाटा समूह ने इस लिस्ट में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। यही नहीं, समूह के ब्रांड वैल्यू में भी जबरदस्त इजाफा देखने को मिला, जहां ये 9% की बढ़ोतरी के साथ अब 28.6 अरब डॉलर हो गया। आपको बता दें कि ब्रांड फाइनेंस की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में टाटा समूह के बाद दूसरे स्थान पर इन्फोसिस है। इस कंपनी ने भी 9% की बढ़ोतरी के साथ मजबूत बढ़त हासिल की है। वहीं तीसरे स्थान पर 10.4 अरब डॉलर के मूल्यांकन के साथ एचडीएफसी समूह है।